तो दोस्तों नमस्कार। देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, कक्षा 12 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर का एक टॉपिक है जिसका क्या नाम है, किरचॉफ के नियम। ठीक है, तो ये एक ऐसा टॉपिक है कि ये काफ़ी बार आपके एग्ज़ाम में आ चुका है। ठीक है, बड़ा जाना माना एक क्या नाम है टॉपिक है। ये पूरा थ्योरिकल पार्ट है ज़्यादा, इसमें कुछ समझना बहुत ज़्यादा नहीं गहराई में है कि कैसे क्या होता है। बहुत ही आसान से इसको समझाया जाएगा। बस आप लोग लगातार पूरा वीडियो अंत शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। ठीक है, मतलब पूरा देख लीजिएगा, उसके बाद ही आएगा। ठीक है, अगर आप सोचेंगे 20 से हम बस देख ले हमको आगे, नहीं, फिर आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि पहला नियम तो फिलहाल आसान है, पहले नियम अभी तुरंत समझ जाओगे। सेकंड में होता है ना, सेकंड में वो चिन्ह परिपाटी समझना पड़ता है, और जब आप चिन्ह परिपाटी नहीं समझ पाओगे तो द्वितीय नियम जो होता है वो आप नहीं कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। चलिए देखिए, है क्या ना, किरचॉफ के नियम में हमको पढ़ना क्या है, 2 नियम पढ़ने हैं। ठीक है, कितने नियम पढ़ने हैं हमको, 2 नियम। पहला क्या है, किरचॉफ का धारा नियम। किरचॉफ का क्या है, धारा नियम। ठीक है, जिसको यहाँ पर KCL भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं यहाँ पर, इसको KCL। इसका मतलब होता है क्या, किरचॉफ सर्किट लॉ। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में KCL पढ़ते हैं। क्लियर है। अब उसके बाद किरचॉफ का वोल्टता नियम। दूसरा हमको क्या पढ़ना है, किरचॉफ का वोल्टता नियम, जिसे कहते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये होता है KVL, इसको हम KVL कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किरचॉफ के 2 नियम होते हैं। आखिरकार इसका यूज क्यों पड़ा, देखो होता ही है ना कि जैसे बहुत सारे जटिल परिपथ, जैसे होता नहीं कि अगर आप कोई मतलब धागा रखे हो, और धागा या कोई तार हो, और जैसे आपके घर में तारों का बंडल होता है, जब आप वायरिंग होती है आपके घर में, और तो होता ये है कि जब आप उस बंडल को छुड़ाते हो तो अरस जाता है। अरस मतलब बहुत ज़्यादा जटिल हो जाता है। ऐसे जो परिपथ में शॉर्ट सर्किट यानी कह सकते हैं, जो तारे होते हैं उस परिपथ में, तो बहुत ज़्यादा जटिल परिपथ जो होता है, जिसको समझ पाना हमारे बस की बात नहीं होती है कि कैसे कौन सा ज्वाइनिंग हुआ है, कौन सा कहाँ किस में जुड़ा रहा है, क्या हो रहा है। तो उसके लिए यानी जटिल परिपथों को सॉल्व करने के लिए, जटिल परिपथों को हल करने के लिए किसका प्रयोग किया गया, किरचॉफ ने अपना कुछ नियम दिया। ठीक है, पहला नियम और दूसरा नियम दिया। बात समझ में आया ना, जटिल परिपथों को सॉल्व करने के लिए। बात समझ में आया। चलिए तो देखो पहला नियम क्या होता है। देखो पहले नियम में अभी हम लोग परिभाषा नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, आउटपुट समझते हैं। देखो अभी परिभाषा छोड़ दो, जो कुछ बताया जा रहा है उसको अच्छे से समझिए। ठीक है, देखिए ध्यान से। देखो यहाँ पर ये जो मैं ऐसे लिखता हूँ, ये जो डॉट डॉट है, ये है संधि। क्या है ये, जिसको क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। इसको हम लोग जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, देखो पहले नियम को देखो 2-4 नाम इसका, एक किरचॉफ का प्रथम नियम है, और दूसरा क्या है, संधि नियम है, और तीसरा क्या है, जंक्शन लॉ इसको बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, और KCL मतलब करंट सर्किट किरचॉफ सर्किट लॉ। ठीक है, बात समझ में आए। चलो देखो ये क्या है, संधि। संधि मतलब क्या होता है, जंक्शन। जंक्शन मतलब आप सुना हो, जैसे रेलवे जंक्शन हो गया, ये जंक्शन हो गया। जंक्शन मतलब ये होता है जहाँ पर बहुत सारे, जैसे मैं कह दिया रेलवे जंक्शन, जैसे मैंने कहा रेलवे जंक्शन, तो इसका मतलब क्या है, तो बहुत सारी ट्रेनें आकर एक जंक्शन मिलती हैं, वहीं से इंजन लगता है और ट्रेनें आगे जाती हैं, तो वो जंक्शन कहलाता है। ऐसे ये परिपथ है। ठीक है, सॉरी संधि है, क्या है, संधि है, जंक्शन है। अब होता ये है, देखो ध्यान समझो, अच्छे समझना। ठीक है, बहुत आसान है, घबराइए नहीं। मान लेते हैं ये थोड़ा तिरछा हो गया, सीधा करते हैं। एक धारा IGI, इसका नाम क्या हो गया, I1। ठीक है, दूसरी धारा संधि की ओर जा रही है, इसका नाम क्या हो गया, I2। और यहाँ से एक तीसरी धारा इस संधि पर जा रही है, जिसका नाम क्या हो गया, I3। और 2 धाराएं संधि से क्या हो रही हैं, दूर जा रही हैं, I4, और क्यों जा रही हैं, I5। ठीक है, तो कुछ दिख रहा हो आपको, दिख ये रहा होगा कि यहाँ पर ये जो ये आप देख रहे हो, ये सिस्टम, ये जो यहाँ ऐसा दिया गया है, इसको हम लोग बोलते हैं संधि। क्या बोलते हैं, संधि। इसको क्या बोला जाता है, जंक्शन। क्या बोला जाता है, जंक्शन बोला जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो कि संधि की ओर 3 धाराएं जा रही हैं, एक I1 जा रहा है, एक I2 जा रहा है, एक I3 जा रहा है। क्लियर है। और देखो संधि से कुछ दूर जा रही हैं धाराएं, कौन कौन जा रही हैं, I4 और I5। तो होता क्या है यहाँ पर, होता ये है, ध्यान दीजिएगा अच्छी बातों को मेरी। क्या है, देखो ये भैया, यहाँ से होता ये है, संधि की ओर आने वाली धारा, ठीक है, फिर बराबर क्या होता है, संधि से दूर
जाने वाली धारा, जाने वाली धारा, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा गया है, पहला नियम ये कहता है कि संधि की ओर जो धाराएं आएंगी उनका योग और संधि से जो दूर जाएंगी उनका योग क्या होता है, आपस में बराबर होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि देखो इस संधि की ओर कौन धारा जा रही है, I1 प्लस कौन से जा रही है, I2 प्लस कौन से जा रही है, I3। तो ये संधि की तरफ जा रही है और संधि से दूर कौन जा रही है, तो संधि से दूर जा रही है I4 और प्लस I5। क्या लगा दिया यहाँ पर, बराबर लगा दिया। तो पहला नियम ये कहता है किसी भी परिपथ में, किसी भी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धारा और उससे दूर जाने वाली धारा, ठीक है, बात समझ में आ रहा है, या आने वाली धारा और जो धारा दूर जाती है दोनों के योगफल क्या होता है, बराबर होता है। बात समझ में आया। जैसे ये संधि है, इस पर I1 जा रही, I2 जा रही, I3, संधि मिल रही है, इनका योग हो गया। फिर संधि से दूर क्या जा रही हैं, I4 और क्या जा रही हैं, I5 जा रही हैं, तो ये इनके बराबर हो गया। तो पहली बात हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, देखो पहले देखो ऐसा नहीं है कि जो डिफिनेशन लिखवा है आप वैसे लिखो ना, ये नहीं मायने रखता। आप समझे क्या, एग्जामिनर आपकी जो कॉपी चेक करे एग्जामिनर, आप उसे क्या समझा पा रहे हो वो मायने रखता है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो क्या, किसी भी संधि पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग, आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मैंने क्या कहा, बड़ी आसान भाषा, संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, बराबर होता है। देखो हो गया ना, तो ये हो गई एक अपने तरफ से डिफिनेशन, आप ऐसे लिख सकते हो। अब यहाँ पर क्या लिखा गया, देखो किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर, विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, देखो शून्य होता। ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कह रहा है कोई परिपथ है, परिपथ में संधि है और संधि में जितनी भी धाराएं आ रही हैं, जा रही हैं, कुछ भी हैं, उनका योग करोगे क्या आ जाएगा, शून्य आएगा। ये होता है। आओ देखो कैसे करते हैं हम लोग, देखो कुछ नहीं करना है, यहाँ है कितना I1 I2 I3। अब देखो ये है किसमें, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, ये प्लस इधर आया क्या हो गया माइनस, कितना आ गया टोटल 0। देखो लिख दिया ना यहाँ से, बात समझ में आया, क्लियर हो गई बातें। तो देखो कितना आया, 0 आया ना भाई, योगित कर रहे हैं। अब ये ना कहना सर घटा रहे, घटा नहीं कर रहे हैं हम लोग, योगी करें कि एक प्लस और माइनस क्या है यहाँ पर, योग ही समझो, ठीक है ना। तो कितना हो गया यहाँ पर 0। तो आप ऐसे बोल सकते हो क्या कि किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग, किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है, शून्य होता है। बात समझ में आया। तो देखो यहाँ से हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सिग्मा, देखो इसको लिख सकते हैं हम लोग I। अब देखो ये I1 I2 I2 जा रहा था, जा रही है ना, तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, अगर जो संधि की ओर जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इनकमिंग। यहाँ छोटा लिख सकते हैं क्या, इनकमिंग, फिर माइनस, ठीक है, फिर क्या लगाएंगे माइनस। तो इन सबको लिख दे सिग्मा, क्योंकि बहुत सारी धाराएं हैं, सिग्मा मतलब होता है योग, इसलिए हम लोग सिग्मा लगा दिए हैं। अब देखो I4 I5 क्या जा रही है, दूर जा रही है, तो यहाँ पर क्या लिख दिए हैं, आउट गोइंग, क्या लिख दिए हैं, आउट गोइंग, ठीक है। और कुल कितना है, 0 है, ठीक है। क्या हो गया, कुल कितना हो गया, यहाँ पे लिख दी आउट, आउट गोइंग, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, यानी आगामी और निर्गत। ऐसा भी हिंदी में लिखना, लिख सकते हैं सिग्मा I, यहाँ से लिख सकते हैं आगामी, अब माइनस सिग्मा I, यहाँ से लिख सकते हैं निर्गत, ठीक है। क्या होता है, 0 होता है। तो इतना कहानी आपको नहीं लिखनी है, बड़ा सिंपल सी बात लिखना है, किसी भी परिपथ में किसी भी संधि पर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग बराबर होता। आप पहली भाषा ये लिख सकते हो, क्लियर। उसके बाद लिखना I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I4 प्लस I4। ये संधि की ओर आ रही हैं, ये संधि से दूर जा रही हैं, ठीक है, बात समझ में आया। और अगर इसको और सॉल्व करना है तो इसको इधर ले आएंगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा, जो कि इसमें दिखा ले क्या, किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली, किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है।
संधि पर मिलने वाली मतलब संधि को आएंगी और संधि से निकल जाएंगी, इसको कहते हैं संधि पर मिलना। बात समझ में आया? कितना आ गया? 0 आ गया। ठीक है, वही हम लिखा, इन सबको हम लोग सिग्मा लिख दिए, इनको पूरा क्या लिख दिए? आई लिख दिए। इनकमिंग मतलब क्या होता? आगामी, यानी आ रही हैं, फिर क्या है? माइनस लगा है। इन सबको बार बार न लिख कर हम लोग सिग्मा मतलब होता है योग, बीजगणितीय योग। और यहाँ पर आई लिख कर क्या लिख दिए? आउटगोइंग, क्योंकि इससे दूर जा रहा है। कितना हो गया? 0। इसी को हिंदी में लिखा गया है। तो यहाँ तक बात समझ में आया। अब ऐसा होता क्या है, अब क्वेश्चन पूछ लेते हैं, किरचॉफ का प्रथम नियम किस नियम पर आधारित होता है? किरचॉफ का पहला नियम किस नियम पर आधारित होता है? ठीक है, तो देखो ये इस संधि पर आवेश रुक नहीं रहा। देखो जितने आवेश जा रहे हैं उतने आवेश निकल जा रहे हैं। बात समझ में आया? मतलब जितने जाते हैं उतनी धारा निकल जाती है। किसी भी परिपथ में धारा का मान रुकता नहीं है। बात समझ में आ रहा है? यानी किसी भी परिपथ में संधि पर धारा का मान नहीं रुकता है। बात समझ में आ रहा है? यानी जितना आवेश आएगा उतना आवेश निकल जाएगा, आवेश इसमें रुकेगा नहीं। जैसे जाहिर सी बात है, जैसे आपके घर में कोई मतलब बोर्ड हो, माँ समझ, जहाँ जिस बोर्ड से आप फैन ऑन करते हो, तो क्या कभी ऐसा देखा क्या कि लाइट आई, इलेक्ट्रिसिटी पास हुई और लाइट चली गई, तब भी आप जब पंखा चला तो क्या पंखा चलने लगता है? ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होता ना। क्यों? क्योंकि जितनी विद्युत धारा आई उतनी विद्युत धारा क्या हो गई? चली गई। वो संधि पर रुकेगी नहीं। हाँ, जब लाइट आएगी फिर से तभी पंखा ऑन होगा। अब ये नहीं कहना सर इन्वर्टर से ऑन हो जाएगा, तब भी तो कनेक्शन तो इलेक्ट्रिसिटी पास तो हो ही रही है ना। इन्वर्टर भी बंद कर दो, क्या तब उसमें करंट आएगा? ऐसा नहीं होता है ना। तो जाहिर सी बात है, बस आपको ही बताना है कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग बराबर होता है। ठीक है, या बोल सकते हो किसी भी परिपथ, विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाले सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। और यह किस पर निर्भर करता है? आवेश के संरक्षण पर। यह पहला क्वेश्चन बनता है यहाँ से, किस पर निर्भर करता है? आवेश के संरक्षण पर। ठीक है, किस पर निर्भर करता है? आवेश के संरक्षण पर निर्भर करता है। बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है? क्लियर हो गया? बातें समझ में आ गया? यानी इस पर आवेश न रुकेगा ना आवेश कहीं न रुकेगा, कि जितना आवेश आएगा मतलब जितनी विद्युत धारा बहेगी उतनी विद्युत धारा निकल जाएगी। क्लियर हो गया? अब जैसे यहीं पर ओरली में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं बहुविकल्पीय में। कैसा पूछ लेते हैं? जैसे यहाँ पर देखो संधि हो गई, तो मान लेते हैं यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 7 एम्पियर की धारा बह रही है। ठीक है, यहाँ पर 7, यहाँ पर कितनी बह रही? मान ले यहाँ पर 2 एम्पियर की धारा बह रही है। ठीक है, क्लियर है? बात समझ पा रहे हैं ना। और यहाँ से मान लीजिए कितने एम्पियर की? 3 एम्पियर की जा रही है, तो यहाँ से कितनी धारा जाएगी? ये मान लो क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी बहुविकल्पीय में फिगर दिखा के। अब देखो ये संधि है, तो एक धारा जा रही है 7 एम्पियर की, दूसरी धारा 2 एम्पियर की, तीसरी इससे निकल रही है 3 एम्पियर की, चौथी धारा कौन सी होगी? हमको ये पता करना है, हमको ये पता करना है। तो आओ देखते हैं, चलो चेक करते हैं। देखो ध्यान से, हम जानते हैं संधि को जितनी धाराएं जाएंगी उनका योग कर लेंगे, यानी 7 + 2 बराबर 3 प्लस क्या लिख देंगे? क्वेश्चन मार्क लिख दिए। तो 7 में 2 जोड़ो, कितना आ जाएगा? 7 2 9 अब बराबर 3 प्लस इसका क्वेश्चन मार्क। क्लियर हो गया? अब एक काम करते, 9 इधर प्लस 3 इधर आएगा -3 बराबर क्वेश्चन मार्क। 9 में 3 घर कितना आ जाएगा? 6 अब बराबर कितना आया? क्वेश्चन मार्क। यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका? 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? यहाँ पर कितना आया? यहाँ पर जो आएगा कितना आएगा? 6 एम्पियर। क्या बात समझे क्वेश्चन को? क्वेश्चन समझ लिए क्या? इस संधि की ओर कितनी धारा जा रही है? 7 और 2। संधि से दूर कितनी जा रही है? 3। और यहाँ पर क्वेश्चन मतलब यहाँ पर कितनी धारा होगी? तो हम सभी जानते हैं जो संधि की ओर जाते हैं उनका योग और संधि जो दूर जाते हैं उनका योग कर लिए। ठीक है, बात समझ में आया? अच्छा, क्वेश्चन मान नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर आप x मान लो। क्या मान लो? x मान लो। चलो x मान लिया। क्या मान लिया? x मान लिया। ठीक है, तो क्या किया हमने? देखो यहाँ 7 + 2 किया, यहाँ 3 + x किया। ठीक है, अब 7 2 9 हो गया और 3 + x, हमें x निकालना है, यहाँ की धारा निकालना है। 3 को इधर पर 6 आया, तो यहाँ कितना? 6 एम्पियर। तो आप देखो जितनी धारा जाएंगी उतनी धारा निकलेगी, संधि पर एक को धारा रुकेगी नहीं। आप देखो प्रूफ हमने भी, देखो यहाँ से क्या 7 और 2 को जोड़ो, कितना आ जाएगा? 9 आएगा। 7 और 2 9 ना। यहाँ पर देखो 3 और 6 3 कितना आ जाएगा? 9। यानी 9 एम्पियर की धारा इस संधि पर आई और 9 एम्पियर की धारा इस संधि से क्या हुई? निकल गई। बात समझ में आ गया अब ना। तो जितनी धारा संधि पर आएगी उनका योग और संधि से जितनी धारा निकलेगी उनका योग क्या होगा? आपस में बराबर होगा। बात समझ में आया? और हाँ, अगर इन्हीं का योग कर दिया जाए, इन्हीं का योग कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? इन्हीं का योग कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? इनका मान कितना आ जाता है? 0 आ जाता है। भाई 9 एम्पियर एक दूसरे क्या कर देंगे? खात्मा कर देंगे। कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा।
तो आई होप आपको मस्त तरीके से लाजवाब समझ में आया होगा पहला नियम होता क्या है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। हाँ, अगर कहीं पर प्रॉब्लम आई होगी तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स दिया उसमें आप अपने डाउट को मेंशन कीजिए। ठीक है, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छे समझने के लिए। बस करना क्या है, आपको सिंपल बात में यही ऐसा छोटा लिख देना। अगर ये भूल जाते तो आपको तरीका बताएं क्या, बिल्कुल जो अभी मैंने बोला क्या, संधि किसी भी परिपथ में संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणित योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणित योग बराबर होता है। ठीक है, क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, आप लिख दोगे और उसके बाद ये इसको दिखा देना, बस हो गया। और लिख देना यह आवेश के संरक्षण पर आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो आगे बात करते हैं। तो पहला रूल हमारा अच्छे से क्लियर हो गया, एक एक पॉइंट हम लोग समझ गए। ये हम एग्जाम्पल था, ठीक है, एक प्रकार का कि हाँ कैसे ये बराबर होती है। ठीक है, कभी कभी बहुविकल्प में पूछ लेते हैं। ठीक, तो पहला नियम क्या हो गया, क्लियर हो गया। इसे किरचॉफ का प्रथम नियम भी कहते हैं और संधि नियम भी कहते हैं, जंक्शन लॉ भी कहते हैं, केसीएल मतलब हो गया किरचॉफ करंट लॉ भी कहते हैं। ठीक है, और किस लिए इसको बनाया गया था, जब बहुत सारे जटिल होते हैं, जटिल मतलब जिसको समझ पाना परे हो जाता है माइंड से, तो जटिल परिपथों को समझने के लिए किरचॉफ के नियम का प्रयोग करते हैं। तो बढ़ें आगे। देखो, अगर अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो तो बिल्कुल चैनल को और लोगों तक पहुंचाइए और शेयर कीजिए ताकि वो भी इस सब सिस्टम को अच्छे से समझ सकें। तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट रूल, यानी किरचॉफ का बोल्ट्जमान नियम, जिसको हम लोग कहते हैं किरचॉफ का। प्यारे मित्रों, बात करते हैं रूल नंबर 2, यानी इनका दूसरा नियम क्या है। ठीक है, देखो ये भी बहुत आसान आपको समझाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। बस ये है कि बिल्कुल कंसंट्रेट होकर इसको समझिएगा, तभी समझ में आएगा। ठीक है, बहुत आसान है, बिल्कुल परेशान मत हो। और जितने भी न्यूमेरिकल्स लगाएंगे आप किरचॉफ पे आधारित, इसी द्वितीय नियम से ही लगने वाला है बस। ठीक है, द्वितीय नियम के बिना आप न्यूमेरिकल्स नहीं लगा पाओगे, इसलिए इसको अच्छे से समझ जाओ। मुश्किल से भी 10 मिनट और लगेगा। देखो भाई, कुछ चीज़ समझने का टाइम लग सकता है, लेकिन ये है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखो इस नियम को कहते क्या है, किरचॉफ का द्वितीय नियम। इसी को लूप नियम कहते हैं, इसी को बंद परिपथ नियम भी कहते हैं, इसी को केवीएल, के मतलब हो गया किरचॉफ, वी मतलब हो गया वोल्ट, एल मतलब ला, किरचॉफ वोल्ट ला। ठीक है, पहली बात, ये जो दूसरा नियम होता है ना, केवल ये एक ही चीज़ पर मान्य है, एक ही चीज़ पर लागू होता है। क्या, कि जो परिपथ होगा वो कैसा होगा, बंद होगा। कैसा होगा, बंद विद्युत परिपथ होगा। कैसा होगा, बंद विद्युत परिपथ होगा। ठीक है, ये केवल बंद विद्युत परिपथों पर ही लागू होता है, केवल वहीं पर मान्य होता है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं। देखो, पहली डिफिनेशन हम लोग नहीं समझेंगे, पहले हम लोग फिगर के अकॉर्डिंग समझेंगे, तब डिफिनेशन समझेंगे। ठीक है, पहले नियम की तरह। देखो यहाँ पर है क्या, आपको एक परिपथ दिख रहा है जो कि बंद है। ठीक है, ये कुंजी है, ये विद्युत वाहक बल है, सेल का विद्युत वाहक बल है, ये प्रतिरोध R है। ठीक है, और अभी इसको नहीं देखेंगे, पहले इसको देखते हैं, पहला वाला डायग्राम देखते हैं। ठीक है, पहला वाला जो दिया गया उसको समझते हैं हम लोग, उसके बाद समझेंगे दूसरा वाला। तो इसका जो आंतरिक प्रतिरोध होता है उसको हम लोग कितना मान लेते हैं, उसका हम लोग मान लेते हैं 0। जो आंतरिक प्रतिरोध कितना हो गया यहाँ पर, 0। आंतरिक प्रतिरोध मतलब जो इसके भीतरी का जो प्रतिरोध होगा उसको हम लोग 0 मान लिए हैं, क्योंकि बाहर वाले प्रतिरोध को हम लोग कैपिटल R से जोड़े हुए हैं। ठीक है, आप सुनो ध्यान से, देखो समझना है योग्य बातें क्या क्या चीज़ें, आपको समझो बस। ठीक है, हमको नियम समझना। देखो, तो आंतरिक प्रतिरोध तो 0 हो गया, तो जैसे ही इस कुंजी को आप बंद करोगे, होता ये है कि धारा प्लस से चलती है, यहाँ पर चलकर इस विद्युत वाहक बल, यानी इस सेल का जो विद्युत वाहक बल होगा किस पर डायरेक्ट अटैक करेगा, इस प्रतिरोध R पर जाके सीधे मिलेगा। सीधे क्या होगा, इस प्रतिरोध R पर जाके अपना असर दिखाएगा। बात समझ आ रहा है, यानी यहाँ से धारा क्या हुई, ऐसे चली, यहाँ पहुँची धारा, यहाँ पहुँची आई। तो हम लोग जानते हैं ओम के नियम से होता कितना था, V बराबर होता था I × R होता था। लेकिन वहाँ पर वोल्टता, यानी वोल्टता के स्थान पर यहाँ पर लिया क्या गया है, विद्युत वाहक बल लिया गया है। इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ से E बराबर कितना हो जाएगा, I, और किस पर विद्युत वाहक बल किस पर लग रहा है, प्रतिरोध R पर, तो क्या हो जाएगा I × R। ये चीज़ समझ में आया सबको, क्लियर हो गया। आंतरिक प्रतिरोध जब 0 है, आंतरिक प्रतिरोध क्या है, 0 है, तो उस केस में सेल का जो विद्युत वाहक बल होगा वो कहाँ पर जाके लगेगा, इस प्रतिरोध पर। और हम जानते हैं E बराबर लगा तो क्या निकली, धारा, और धारा × प्रतिरोध, तो क्या हो गया, I × R। ठीक है, E बराबर I × R हो गया, क्लियर हो गया। अच्छा, इसको हम एक प्रकार से और लिख सकते हैं क्या, E
ये दोनों प्लस इधर आएगा तो क्या बन जाएगा माइनस में, और कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। बात समझ में आया? हम लोग ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? अब ऐसे इधर देखो, दूसरे वाले डायग्राम की बात करते हैं, दूसरा वाला फिगर की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, दूसरा वाला क्या कह रहा है? अब इसमें क्या है, इसमें दो ठो सेल लिया गया है विद्युत वाहक बल, एक E1 लिया गया है, एक E2 लिया गया है। क्लियर है? और दो प्रतिरोध R1 और R2। अब देखो, कुंजी अगर बंद करते हो तो धारा तो अलग अलग बहेगी नहीं, धारा तो एक ही बहेगी। धारा क्या होगा, एक ही बहेगी, क्योंकि ये सीरीज में है तो धारा तो एक ही बहेगी। तो यहाँ पर धारा क्या है I, यहाँ पहुँची, यहाँ भी धारा I। तो होता क्या है कि E1 और E2 के कारण आंतरिक, इसमें भी आंतरिक प्रतिरोध क्या है बताओ? अच्छा, यहाँ प्रतिरोध लिखना, ठीक है, एक यहाँ लिख लो आंतरिक प्रतिरोध कितना है, 0 है। यहाँ भी आंतरिक प्रतिरोध कितना है, 0 है, क्योंकि बाहर का प्रतिरोध कैपिटल R1 और R2 लिया गया। तो होता क्या है, इन दोनों बलों के कारण किस पर लगेगा, R1 और R2 पर लगेगा। बात समझ पा रहे हो ना? यानी E1 और E2 विद्युत वाहक बल जो है, यानी जो सेल है विद्युत वाहक बल, कहाँ लगेगा, R1 और R2। तो कैसे होगा, देखो इनको इस तरह लिखा जाएगा, इनको लिखा जाएगा इस तरह, क्या, E1 प्लस E2 बराबर, धारा क्या होगी, एक बार इनके साथ धारा हो जाएगी, क्या हो जाएगा IR1, एक बार इनके साथ धारा हो जाएगा, ये हो जाएगा IR2। आई होप बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, बातें समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर विद्युत वाहक बलों, विद्युत वाहक सेलों का विद्युत वाहक बलों का जो योगफल होता है वो क्या होता है, प्रतिरोधों पर वोल्टताओं, इसको क्या बोलते हैं, सुनो ध्यान से, यहाँ पर जो E होता है इसको बोलते हैं विद्युत वाहक बल। क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल बोलते हैं। और यहाँ पर इसको बोलते हैं प्रतिरोधों पर वोल्टता, प्रतिरोध पर क्या बोलते हैं, वोल्टता बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रतिरोध पर वोल्टता, क्या बोलते हैं, वोल्टता बोलते हैं। तो आप देखो क्या देखा कि जितने विद्युत वाहक बल होंगे उनका योग, और ये विद्युत वाहक बल, सेल का जो विद्युत वाहक बल मिल रहे हैं आपको, कहाँ पर लगेंगे, R1 और R2 पर। और धारा तो एक ही निकल रही, तो IR1 प्लस IR2। ठीक है, जितना जितना होगा उसके, जैसे मान लो यहाँ पर अभी E1 E2, मान लो E3 भी होता तो क्या लिखते, E1 प्लस E2 प्लस E3, फिर बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो अब समझो मैं जी चीज़ बताने वाला हूँ, क्या कि E को बोलते हैं विद्युत वाहक बल, IR को बोलते हैं प्रतिरोध पर वोल्टता। ऐसे यहाँ पर इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे विद्युत वाहक, सेलों के विद्युत वाहक बलों। ऐसे लिख, विद्युत वाहक बलों, इसे क्या लिखें, विद्युत वाहक बलों का योग, बलों का योग। ये क्या है आपका, इसको लिखेंगे क्या, प्रतिरोधों, लिखेंगे प्रतिरोधों पर वोल्टताओं का योग, वोल्टताओं का योग। देखो अकेला होगा IR तो प्रतिरोध पर वोल्टता बोलेंगे, जब बहुत सारे IR1 IR2 IR3 तो बोलेंगे प्रतिरोधों पर वोल्टताओं का योग। ठीक है, क्योंकि IR है क्या, ये भी तो एक प्रकार का वोल्ट ही होता है, ओम के नियम से V बराबर I इंटू R। तो ऐसे यहाँ पर ये क्या है, ये भी एक प्रकार का वोल्टता का काम ही करता है, E भी क्या करता है, वोल्टता का काम भी करता है। ठीक है, तो क्या हुआ, क्या समझे ये, तो किसी भी बंद परिपथ होगा उसमें जो विद्युत वाहक बल होगा, किसी भी बंद परिपथ में जो सेलों का जो विद्युत वाहक बल होगा उनका योग, और उस परिपथ में जितने भी प्रतिरोध का वोल्टता होगा उनका योग क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। बात समझ में आया? इसका मतलब क्या, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल शॉर्ट भाषा में लिख सकते हैं, क्या, यहाँ पर लिख सकते हैं इनको, सिग्मा E बराबर सिग्मा I इंटू R लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब परिभाषा पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगी। क्या, यह नियम बंद विद्युत परिपथों के लिए मान्य है। ठीक है,
आप देखो किसी बंद लूप में प्रतिरोधों पर वोल्टताओं का बीजगणित, ये देखो ये क्या लिखा, देखो प्रतिरोधकों पर वोल्टताओं का बीजगणितीय योग उस लूप में स्थित सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के क्या होता है, समान होता है। बात समझ में आया? यानी ये हो गया परिपथ, क्या है, परिपथ, ठीक है। तो इस परिपथ में जितने विद्युत वाहक बल होंगे उनका योगफल किसके बराबर होगा, उस परिपथ में जो प्रतिरोध पर वोल्टताओं का योग हुआ उनके बराबर होगा। बात समझ में आ गया? जैसे अगर मैं एक डायग्राम और बनाऊं, यहीं पर क्या बना दें, यहाँ से एक ये ऐसे, ये R1 हो गया, फिर ये R2 हो गया, और फिर ये ऐसे R3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर करते क्या हैं, ऐसे 1 हो गया, फिर ये 2 हो गया, फिर ये 3 हो गया, यहाँ पर कुंजी लगा दिया। धारा तो ऐसे ही बहेगी, ठीक है, धारा तो सेम ही है भाई, सीरीज में है तो धारा ऐसे। तो ये हो गया E1, ये हो गया E2, ये हो गया E3। अब इसके लिए अगर मैं बात करूँ कि किरचॉफ का नियम क्या होगा, तो इस बंद परिपथ है भाई, सही है, बंद परिपथ लागू होता है। तो बंद परिपथ के लिए होता क्या है, इस बंद परिपथ में, बंद लूप में जितने भी विद्युत वाहक बल होंगे उनका योग, तो क्या लिखेंगे, E1 प्लस E2 प्लस E3 का मान किसके योगफल के बराबर होगा, इन बंद लूप में जितने प्रतिरोधों पर वोल्टता होती है। अब प्रतिरोध वोल्टता क्या बोलते हैं हम लोग, I इंटू R1, I इंटू R2, I इंटू R3, नहीं क्या, I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3, ठीक है। तो इतना सिस्टम ना लिखकर इतना बड़ा, सही लिखते हैं क्या, सिग्मा, इन सबको लिख लेते हैं E, अब लिखते हैं सिग्मा, इन सबको लिखते हैं IR, ठीक है, ये होता है। तो आई होप आपको मस्त तरीके से समझ में आ गया होगा। क्या बताओगे किरचॉफ का द्वितीय नियम, अब बोलो, बिना देखे ही बोलो। आप क्या बोलो, किसी भी बंद परिपथ में सेलों का विद्युत वाहक बलों का योगफल उस बंद लूप में प्रतिरोधों पर वोल्टताओं के योगफल के बराबर होता है या समान होता है, यही कहलाता है किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ लिखना है। देखो ये लिखना है, उसके बाद ये लिख देना है। ये चीज़ आप बना सकते हो समझने के लिए। बात समझ में आया? देखो एक था E, एक IR हुआ, 2 E1, तो E1 प्लस E2, ये हो गया विद्युत वाहक सेलों का योगफल। देखो लिखा है ना, ये विद्युत वाहक सेलों की बीजगणितीय योग किसके बराबर होता है बताओ, वोल्टताओं के बीजगणितीय, इसको बोलते हैं वोल्टताओं पर बीजगणितीय योग बोला जाता है। वोल्टता क्यों बोला जाता है, क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं ये है क्या, आखिर में IR होता क्या है, ये वोल्टता तो होता है V बराबर I इंटू R, ओम के नियम से ये होता है ना। बात क्लियर हो गई, ठीक है। चलो अब देखो होता ये है, आगे चल के यहाँ तक समझ में आ गया, दूसरा नियम भी क्लियर हो गया आप लोगों को। अब बात ये आती है कि क्या सब जगह ये प्लस माइनस लिया जाता, नहीं, कहीं पर E को प्लस लोगे, कहीं पर IR को माइनस लोगे, तो कहीं पर प्लस या कहीं पर माइनस लेंगे। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा चिन्ह परिपाटी। क्या समझना पड़ेगा, चिन्ह परिपाटी, ठीक है। तो जब चिन्ह परिपाटी हम लोग समझेंगे तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार हम लोग आपको प्रूफ करके दिखाएंगे कि हाँ आखिरकार जितना विद्युत वाहक बल होता है उनका योग, और वो किसके बराबर होता है, प्रतिरोधों के वोल्टताओं के योगफल के बराबर होता है। कौन प्रूफ करेगा, इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा आप उसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, ठीक है, बिल्कुल भी इसको छोड़िएगा नहीं। आज फिलहाल इतना बहुत है आपके लिए, इसको अच्छे समझिएगा। और कल वाला लेक्चर आप अवश्य ज़रूर देखिएगा, वरना आप एक भी क्वेश्चन आप इस न्यूमेरिकल से बनते हैं किरचॉफ के, आप नहीं लगा पाओगे। तो कल हम लोग पढ़ेंगे चिन्ह परिपाटी, और यही दोनों एग्जाम्पल लेकर हम आपको दिखाएंगे कि ये दोनों सत्य है, ये जो लिखा गया है कैसे प्रूफ हुआ है। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो समझ में आया हो तो चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल से आप जुड़ जाइए, ठीक है, क्योंकि जितना अच्छा हो सकता है, जितना बेसिक चीज़ आपको बताने का पूरा प्रयास किया जाता है। तो आपका भी एक अधिकार बनता है कि आप चैनल को और लोगों तक पहुंचाइए, जिससे और भी विद्यार्थी इस वीडियो का आनंद ले सकें, ठीक है। तो कल आप लोग मुलाकात करिएगा ज़रूर, ठीक है, बिल्कुल जाइएगा नहीं, क्योंकि दूसरा अब भाई किरचॉफ का नियम पढ़ ही रहे हैं तो पूरा अच्छे से पढ़िए, फिर काय बारी बीच में छोड़ दिए। अगर आप सोचो नहीं कि किरचॉफ का पहला नियम हो गया, दूसरा नियम हो गया, बस आ गया, नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ। किरचॉफ के दूसरे में तो बहुत कुछ बाकी है। अभी तो चिन्ह परिपाटी समझ जाएंगे तो हर एक न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, ठीक है ना, लेकिन चिन्ह परिपाटी नहीं समझ पाएंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब बहुत ही आसान भाषा में हम आपको चिन्ह परिपाटी बताएंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
तो कल मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।